नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। विदेश में भारत के इस अंक में आज हम आपको दिखाएंगे कि विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल के सामने पत्रकारों ने आज किस प्रकार के सवाल खड़े किए और उनका जवाब क्या था। जाहिर है, क्योंकि विदेश मंत्रालय से संबंधित सवाल उठाए जाते हैं वीकली मीडिया ब्रीफिंग में, तो मौका था वीकली मीडिया ब्रीफिंग का। और जवाब देने वाले थे भारतीय विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल। आज पत्रकारों ने उनसे सबसे पहले समुद्री रास्ते से होने वाले व्यापार में आने वाली रुकावटों को लेकर किया। उनका इशारा था कि समुद्री रास्ते से जो व्यापार हो रहे हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, खासकर यूएस, इजराइल और इराक के बीच में जो संघर्ष लगातार चल रहा है लंबे समय से, उसको लेकर। और दोनों ही पक्षों के अलग अलग रुख होते हैं, जिसका नुकसान भारतीय जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खास करके समुद्री जहाज में, व्यापारिक जहाज में जो काम करते हैं, कईयों को जान गंवानी पड़ी है और व्यापारिक जो गतिविधियां हैं उसमें रुकावटें आ रही हैं। उस पर क्या कहना था, आगे आपको सुनवाऊंगा। साथ ही इससे संबंधित सऊदी अरब की इनिशिएटिव के तहत जो एक बैठक हुई, उस पर भारत का क्या रुख था, क्या भारत उसमें शामिल हुआ था या नहीं, इस पर भी सवाल किया गया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो आज की तारीख में पिछले कई माह से दुनिया के अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वहां पाकिस्तानी सैनिकों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन होते हैं वहां के लोगों के द्वारा, उसके खिलाफ दमनकारी नीति अपनाई जाती है। इसको लेकर भारत का क्या रुख है, साथ ही जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उस पर भारत का क्या स्टैंड है, इस पर भी सवाल किए गए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के एक निजी सहायक ने जो बातें खासकर मुजाहिदीन को लेकर कही हैं कि जिसको पाकिस्तान पालता रहा है, आज वही अब पाकिस्तान के सिर पर चढ़कर भस्मासुर बनकर बैठा हुआ है। इस पर भारत से प्रतिक्रिया क्या आई है, उसको लेकर के भी सवाल किया गया। यानी भारत सरकार उस पर क्या सोचती है, क्या कहती है। इसके अलावा जो नॉमेनक्लेचर है जम्मू कश्मीर से संबंधित, जैसे यूएस के एक बड़े अखबार ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तानी कश्मीर कह के संबोधित किया है अपने आर्टिकल, अपनी रिपोर्ट में, उस पर भी भारत ने कैसे विरोध जताया है और क्या कुछ भारत का कहना है, इस पर भी एक मीडिया प्रतिनिधि ने सवाल किया। इंडियन जो सी फेरर हैं उसको लेकर, जिसमें तंजानिया का वो सी था और उस सॉरी जो जहाज था उसमें 13 भारतीय नागरिक कार्यरत थे, उसको लेकर के भी सवाल खड़ा हुआ। उसकी स्थिति भी पत्रकारों ने जाननी चाहिए। यूएस सीनेटर ने एक बिल लाया है जिसमें 200% टैरिफ लगाने की बात की गई है रसा और चाइना पर, खास करके उस मामले में जिसका विरोध हमेशा यूएस की ओर से किया जाता है कि रसा से तेल क्यों खरीदते हैं। इस पर भी सवाल किया गया। ब्रिक्स समिट का सवाल उठना ही था, क्योंकि वर्तमान में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है। उसकी चेयरमैनशिप में यहाँ अलग अलग विभागों की, अलग अलग मंत्रालयों की बैठकें लगातार आयोजित की जाती रही हैं और अंत में स्टेट हेड्स जो ब्रिक्स के सदस्य हैं, उन सारे कंट्रीज के हेड्स की बैठक भी भारत में ही होनी है। इसको लेकर किन किन देशों को, किन स्टेट हेड्स को भारत की ओर से निमंत्रण दिया गया है शामिल होने के लिए इसमें, इस पर भी सवाल किए गए। और पत्रकारों ने यह भी जानना चाहा कि जो भारत सरकार ने भारत की ओर से जो निमंत्रण दिए हैं, इनविटेशन दिए हैं ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए, उनमें से क्या किसी देश के स्टेट हेड ने अभी तक आने का कंफर्मेशन दिया है क्या। उसके अलावा ब्रिक्स के लिए बांग्लादेश को इनविटेशन दिया गया है या नहीं, और अगर दिया गया है तो क्या रिस्पॉन्स मिला है। क्या बांग्लादेश के पीएम
ब्रिक्स की समिट में शामिल होंगे, इस पर भी पत्रकारों ने जानना चाहा भारतीय विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से। और यूक्रेन और पोलैंड का जो स्टैंड है, खासकर यूएस टैरिफ का जो बिल आया है 100% टैरिफ लगाने के लिए जो रूस से तेल खरीदते हैं, यानी भारत और चाइना पर, उसको लेकर जो यूक्रेन और पोलैंड ने उस बिल का समर्थन किया है, इस पर भारत सरकार क्या सोचती है, यह भी सवाल वहां उठा। इसके बाद इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यूएस में लगातार नित नई बातें सामने आती रही, खास करके ऐसे स्टूडेंट जो कि यूएस में पढ़ने गए हैं और उनको वहां नौकरी करने की दृष्टि से ओपीटी का एक प्रोविजन होता है, चाहे वह साइंस से अलग क्षेत्र के हों या फिर साइंस के लिए, स्टेम के लिए 1 साल 2 साल का। तो उस पर अब नए प्रावधान बनाए जाने की चर्चा है और इस प्रकार की खबरें वहां के अखबारों में छाई हुई हैं कि अगर आपको ओपीटी का प्रोविजन लेना है, उसकी सुविधा लेनी है अपनी डिग्री पूरी करने के बाद अमेरिकन यूनिवर्सिटी में और फिर अमेरिका में नौकरी करनी है, तो फिर आपको $1 लाख तक की फीस आपको जमा करनी पड़ेगी उसके परमिशन लेने के लिए, नौकरी करने की दृष्टि से। तो इस पर भारत सरकार ने क्या अमेरिकन गवर्नमेंट से या किसी अथॉरिटी से इस पर कोई चर्चा की है? क्या कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं सरकार के स्तर पे या फिर एम्बेसी के स्तर पर? क्योंकि जो इंडियन एम्बेसडर यूएस में होते हैं उनके पास भी इस प्रकार के विषयों को उठाने, वहां की अथॉरिटीज के साथ चर्चा करने का अधिकार होता है। तो क्या कोई गतिविधि हुई है, क्या इस संबंध में कोई चर्चा हुई है? इस प्रकार के सवाल भी खड़े किए गए। लाजिम है कि भारत की बड़ी संख्या में, यानी चाइना और भारत, दो ऐसे देश हैं जिनके सबसे अधिक स्टूडेंट्स यूएस की यूनिवर्सिटीज में स्टडी करते हैं और वहाँ नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी कर भी रहे हैं। H1B वीजा को लेकर भी कई प्रकार की खबरें पिछले 2-4 माह में लगातार आती रही हैं कि बंद कर दिए जाएंगे या फिर कैसे उस प्रावधान को सख्त किया जा रहा है, जिससे कि भारतीय स्टूडेंट्स जो हैं बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने पर इससे बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। उनका फ्यूचर, उनका करियर और उनका जो मतलब अपने को स्थापित करने की दृष्टि से कॉर्पोरेट सेक्टर में जो उनकी प्लानिंग है वो कैसे बाधित होती है, इसको लेकर के भी सवाल पत्रकारों ने किया। और इसके साथ साथ रशियन आर्मी में जो इंडियन लोग बरगला कर भर्ती किए गए, यहाँ से ले जाए गए और रशियन आर्मी में उनको यूक्रेन के साथ हुई लड़ाई में उनको झोंक दिया गया है, उससे संबंधित भी सवाल खड़े किए गए। यूएस से कितने इंडियंस को 2026 में और 2025 में डिपोर्ट किए गए हैं, मतलब भारत वापस भेजे गए हैं यूएस सरकार की ओर से, इस पर भी सवाल पत्रकारों ने पूछा। इससे संबंधित और भी बहुत सारे ऐसे सवाल उठे हुए हैं आज की इस मीडिया ब्रीफिंग में। आइए आपको सुनवाता हूं कि भारतीय विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने इन सवालों का क्या जवाब दिया, उनका क्या कहना था। उनके जवाब से ही आप समझ पाएंगे कि विदेश में भारत की क्या स्थिति है और विदेशों में जो गतिविधियां हो रही हैं और उसका असर भारत पर क्या पड़ने वाला है और उस असर को कम करने की दृष्टि से या फिर उसे अपने अनुकूल बनाए जाने की दृष्टि से भारत का क्या स्टैंड है और आगे क्या होने वाला है। सुनिए रणधीर जायसवाल को। नमस्कार, लेट्स बिगिन आवर कॉन्वर्सेशन। सो हियर वी स्टार्ट। कादम्बिनी, आपसे शुरुआत करते हैं। जी, कादम्बिनी शर्मा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। सर, सऊदी अरब ने एक इंटरनेशनल अलायंस किया है रेड सी में अटैक्स को रोकने के लिए, शिपिंग के प्रोटेक्शन के लिए। उसमें कई कंट्रीज़ शामिल हैं। क्या भारत को भी इनवाइट है और अगर है तो भारत का उसमें क्या जवाब है? थैंक यू। सिद्धांत। Hi sir, Siddhant from WION. The situation in POK has vastly deteriorated. Over 30 people, it's believed, in fact the number can be higher, have died in the violence by the Pakistani occupying forces. What is India's stance, reaction? Ancha. Sir, in continuation to Siddhant's question, Rana Sanaullah, advisor to Pakistan's Prime Minister, has said on record that Pakistan trained
mujahideen who are now a burden to the country. And let me quote him verbatim. He says, "These are the same people we once trained as mujahideen. We sent them to fight, and today they are hanging around our necks." Separately, he has alleged that protesters in POJK are trying to seize Muzaffarabad and Mirpur in an India-like attack. How does MEA respond to this admission of state-sponsored militancy and to Pakistan's attempt to link POJK protests to India? Sir, one more question. The Indian Embassy in the United States has called out the New York Times article for describing POK as Pakistani Kashmir, calling it misleading and incorrect. Does the MEA see this article as part of a larger pattern of foreign media diluting India's sovereignty claims? And what is India's position on foreign media misrepresenting the legal status of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir? Hi, sir. Sumita from ET Now. Could you give us an understanding or an estimate of how many Indian seafarers are currently serving on vessels that are operating in the Black Sea region? Thank you. What ships did you say? Foreign flag ships or Indian ships? Indian ships. I'm not aware if you have Indian ships there, but anyway. So first, let's come to Kadambini, आपका सवाल. देखिए, जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से के तहत जो वहाँ पर आवाजाही है, नौ परिवहन है, उसके बारे में हमारा पक्ष शुरू से रहा है कि हम आज़ाद नौ परिवहन का समर्थन करते हैं, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग हो. और जहाँ तक गतिविधियों जो नई नई गतिविधियाँ हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में हम लोग लगातार जो भी चीज़ चल रहा है पश्चिम एशिया में उसको हम फॉलो कर रहे हैं, उस पर नज़र रखे हुए हैं. जहाँ तक सऊदी अरब के मीटिंग की बात कही, उस मीटिंग में हम लोगों ने भाग नहीं लिया. Siddhant, your question and then the question by Akansha, you've combined, I'll give a combined response to both of your questions. So let me say that as you and all of us sitting here have witnessed, the Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. This crackdown has resulted in the tragic death of over 40 innocent people, and over many more have been seriously injured. It's the establishment's absolute disdain for the innocent people of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir was laid bare when their defense minister branded the protesting civilians as enemies. You would have seen those comments. Adding to this, and what Akansha, the question that you raised, the special assistant of the Prime Minister on political affairs openly admitted that the very mujahideen that Pakistani establishment trained, funded, armed and sent to India have now turned their guns inward, weaponizing themselves against the state. The so-called elections stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment facing a violent regime. The people there have requested international organizations for an independent investigation into the unlawful killings. We urge that the international community should scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities. जैसा कि आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र यानी कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल मतलब कि रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है. और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग जख्मी ढंग से घायल हुए हैं. पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के निर्दोष लोगों के प्रति उनका पूर्ण तिरस्कार तब खुलकर सामने आया जब उनके रक्षा मंत्री ने विरोध कर रहे नागरिकों को दुश्मन करार दिया. इसके अलावा राजनीतिक मामलों पर उनके प्रधानमंत्री के विशेष सहायक ने खुले तौर पर यह स्वीकार किया है कि जिन मुजाहिदीनों को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने भारत के खिलाफ
भारत का खून बहाने के लिए उनको हथियार दिया, उनको ट्रेनिंग दिया। अब उन्होंने अपनी बंदूकें अपने ही देश की तरफ मोड़ लिया है। ये तथाकथित चुनाव पाकिस्तानी तंत्र के लिए एक अपमानजनक अस्वीकृति के समान है। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहाँ के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से गैरकानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। There were other questions about naming, etc. We are very clear that the entire region of Jammu and Kashmir, the Union territories of Jammu, Kashmir and Ladakh are integral and inalienable parts of India. That is the position. This is the position. These areas, these territories were part of India, are part of India, and will continue to be part of India. And we would urge all our partners and stakeholders that they should reflect the correct nomenclature of the area, the way we understand. The question, Sumita, about Indian seafarers, I don't have an exact detail. We were thinking of getting more details, but I'm not sure whether we have Indian flagged vessels in that area. On this particular ship, the Amiri 1, which is Tanzania flagged, on that we have 13 Indian nationals, and our embassy is in close touch with them to ensure their well-being. Russian army, because there are reports that there are still agents attracting youngsters from here to that country. And my second question is, do we have a number of how many Indians have been deported so far from the US? Okay, Ayushi. So good afternoon. This is Ayushi Agarwal from ANI. The US Senate has advanced a sanctions bill that could allow tariffs of up to 100% on countries importing Russian oil. A US senator has said the proposed sanctions bill is carefully crafted to target India and China while ensuring US allies in Europe are not affected. What is India's response to that? And so one more question on the BRICS summit. Could we please know whether invitations have been extended to all BRICS countries, members and outreach partner countries for the upcoming summit, and have any countries formally confirmed their participation at this stage? Thank you. Keshav. Thank you, spokesperson. Keshav Padmanabhan from The Print. This is actually regarding the BRICS invitations, because there have been certain sections of commentaries from Bangladesh which has indicated that the invitation sent to Prime Minister Tariq Rahman did not use his official title as Prime Minister, but only as chair of BIMSTEC, which they found insulting. And this is, going viral in certain sections of Bangladesh. Just wanted a clarification on what was the invitation sent to Tariq Rahman, if at all, and whether it referred to him as Prime Minister or whether there's just mischievous elements. Thank you. Neeraj? सर, नीरज, न्यूज 18 इंडिया से। यूएस में जो बिल है 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव जिसमें लाया जा रहा है रूसी तेल खरीद को लेकर, उसे यूक्रेन और पोलैंड ने भी समर्थन किया है। कल विदेश मंत्री की यूक्रेन के विदेश मंत्री से बातचीत हुई थी। क्या भारतीय विदेश मंत्री ने अपना विरोध या अपनी बात रखी इस मसले पे? दूसरा सवाल ये है सर कि अमेरिका में एक रिपोर्ट आई है कि जो लोग ग्रेजुएट हैं, अगर वो वहाँ बाद में नौकरी करते हैं तो $1 लाख उन्हें जमा करना होगा। इस तरह का प्रस्ताव बात कंसीडर कर रहा है अमेरिका, तो इससे भारतीय छात्र प्रभावित होंगे, कैसे देखते हैं हम लोग? So, Huma, first to your question about Indians in the Russian army. So, let me give you an update. We have been following up with the Russian side for the release of the remaining Indian nationals in the Russian army. So far, our efforts have led to the release of 139 Indian nationals. We continue to pursue the release of the remaining 24 Indian nationals
who are reportedly in the Russian army. At the same time, we would, in response to your question, also once again, we would like to caution our people against job offers that are fraught with risk and made by unscrupulous individuals and agencies. On your second question as to the number of people who've been deported from the United States, so as you know that we continue to work with several foreign governments on deportation issues. As and when such issues are referred to us, we do conduct due diligence on our side to confirm the nationality of the person concerned who's being referred for deportation. Once we are fully satisfied that the person concerned is of Indian nationality, only then we facilitate their travel or return to India. Let me give you the figures for the United States. The total number of Indians deported from the United States to India in 2026, which means from 1st January till date, is 2,1273. In 2025, a total of 3,567 Indian nationals were deported from the United States. Ayushi, your question was regarding the bill that is making news in the United States. So let me say that we are aware of this development and we are closely monitoring the situation. As you know, very well aware that on energy security, our position has been clarified and very well articulated on several occasions. It is something which is predicated on our national priorities and on securing the energy needs of our 1.4 billion people, our citizens, through diversified sources, which includes the United States. We remain engaged with relevant stakeholders in the United States at various levels on this particular matter. Keshav and Ayushi, your questions were regarding BRICS invitations. So let me say that we are working to hold the BRICS Summit in India. We are the chair of the BRICS Summit, and we are making preparations to host the BRICS Summit with full preparations. As far as invitations are concerned and some of the technical questions that you asked, let me come back to you with an update. नीरज, आपके सवाल का मैंने जवाब दिया था, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये जो गतिविधि चल रही है अमेरिका में, उस पर हम लोग नज़र रखे हैं, ध्यान रखे हुए हैं. जहाँ तक ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है, आप जैसा कि भली भांति जानते हैं, हमारा ऊर्जा सुरक्षा जो हमारे राष्ट्रीय हित हैं और जो हमारे 1.4 अरब भारतीय नागरिक हैं, उनको किस प्रकार से ऊर्जा मुहैया कराया जाए, उनकी ऊर्जा सुरक्षा किस प्रकार से उसको पूरा किया जाए, इस पर आधारित है. और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम ऊर्जा पदार्थ दुनिया भर से खरीदते हैं, हमारा लक्ष्य है कि कई एक देशों से और कई एक सूत्रों से खरीदा जाए, जिसमें कि अमेरिका भी शामिल है. और इस मुद्दे पर अमेरिका में कई एक साझेदार हैं जिनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, उनके साथ हमारा इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है. दूसरा सवाल नीरज आपका रहा कि वो जो कुछ बदलाव वहाँ के इमिग्रेशन रूल्स वगैरह में हो रहे हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इमिग्रेशन का मामला हो, वीज़ा का मामला हो, ये एक संप्रभु कार्य है. लेकिन उसको कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई मसला ऐसा आता है जिसमें कि हमारे अपने छात्रों का हित की सुरक्षा करनी हो और उस बात को हमारे यहाँ के एम्बेसी, यहाँ के सरकार जो उनका है, उनसे अगर उठाने की बात है तो उसको हम लोग टेकअप करते हैं, उसको हम उठाते हैं, ताकि हमारे लोगों को, जो भी छात्र हैं, उनको जो कठिनाई आ रही है वो ना आए. ओके, कलोल. Sir, this is Kolol from The Hindu. My question is regarding the Bangladesh visit by the US Ambassador to India, Sergio Gore. He's currently on a 3-day tour of Bangladesh. He's met the foreign minister. There are other high-level meetings that he's expected to hold in Dhaka. My question is, has he, or is there a tradition, or at least is there a practice now between India and the US whereby the US ambassador briefs the Indian authorities about his regional activities? Because he's also a special envoy for South and Central Asia. And, is there some sort of a channel whereby you get to learn
what he is doing in these various countries, or is he doing it completely autonomous of any negotiation with the Indian hosts? Gautam? Thank you, sir. This is Gautam Bahri. You know, Ambassador of United States of America to India, he has met Indian High Commissioner at Dhaka today morning. So I hope you are aware of that meeting, and can you tell us about what kind of discussions or exchange of views has taken place there? Thank you. Pranay? So Pranay Upadhyay from India Today Network. Recently, a report by or a statement by Amnesty International has implicated India for the military sales and supply to Israel. What do we have to say on that thing? And because Amnesty International report says that that same weaponry is being used to commit genocide in Gaza. So how do you have to respond to that? Siddhant? Sir, I'm Siddhant from CNN News 18. Sir, can MEA provide an update on the missing crew of MV AGN Ragnar? There are reports that the Romanian side has rescued some seafarers. Any clarity on that? नीरज? सर नमस्कार, मैं नीरज दुबे प्रभा साक्षी से। सर विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी चाइना के बाद सीधा भूटान पहुंचे, और क्योंकि भूटान की भी चीन के साथ सीमा वार्ताएं चल रही हैं, तो जो प्रेस नोट आया है उसमें भारत भूटान के जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, जो सहयोग चल रहा है, उस पर जानकारी दी गई है। तो क्या जो भूटान और चाइना के बीच सीमा वार्ता चल रही है, इस मुद्दे पर भी कोई बातचीत हुई? Okay, let me come back. So, Kalol, first your question was regarding the visit of the US ambassador to Dhaka. I think this is a question which the US embassy should answer, or the Bangladeshi government can answer, because it's a matter between both these countries. Gautam, on your question whether the US ambassador met a high commissioner or no, I don't have any information, but as and when I have more information on this, I'll certainly share with you. Siddhant, Pranay, your question was regarding Amnesty International report. So let me say that India has a robust legal and regulatory framework on strategic trade controls, and carries out its export of dual-use items and technologies to various countries in accordance with its national laws and consistent with its international obligations. नीरज, जो विदेश सचिव के दौरे के भूटान के दौरे के बारे में आपने जो बात कही, सवाल किया, तो ये दौरा जो विदेश सचिव का हुआ भूटान का, वो वहाँ पर जो हमारे द्विपक्षीय भारत भूटान डेवलपमेंट कोऑपरेशन जो प्लेटफॉर्म है, जो बातचीत होती है, उसके लिए था। और हम लोगों ने विस्तृत जानकारी दिया है कि उनके इस दौरे पर किस प्रकार की बात हुई, और जो दोनों देशों के बीच में विकास साझेदारी चल रही है उस पर बातें हुई और उस पर समीक्षा की गई। साथ ही साथ वहाँ पर विदेश सचिव ने वहाँ के राजा से ही बातचीत की, वहाँ के प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत हुई, और वहाँ के विदेश मंत्री से भी बातचीत हुई। 2 अग्रीमेंट भी इनके दौरे के दौरान 2 अग्रीमेंट साइन हुए। एक लाइन ऑफ क्रेडिट को लेके है, और दूसरा एक समझौता हुआ हमारे जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, माफ़ कीजिएगा, और वहाँ पर जो अस्पताल है खेसर ग्याल्पो यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस ऑफ भूटान, इन दोनों के बीच में हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ रिसर्च पे आदान प्रदान के मामले में ये MOU हुआ। और बाकी विशेष जो हमारी विकास साझेदारी चल रही है भूटान के साथ, उसके बारे में विशेष जानकारी और किस प्रकार का प्रोजेक्ट्स वहाँ लिया जा रहा है और किस प्रकार का प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन भी हुआ इस दौरे में, इसका भी विस्तृत जानकारी हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया है। तो मोटा मोटा जो उद्देश्य था वो इस जो हम लोग का डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोग्राम चल रहा है भूटान का, उसको लेके विदेश सचिव की यात्रा हुई भूटान की। We have some questions. So 1, 2, 3.
Deepak Ranjan from PTA. At a time when boundary issue with India. Sorry? At a time when boundary issue with India has become one of the most discussed topic in Nepal, with both countries will discuss it soon, as 13th meeting of survey official committee is expected in August, sir. Raghavendra? Thank you, sir. Raghavendra Varma from ZDF German television. My question is regarding the comments by the Ukrainian ambassador in India seeking India's help to get Russia on the negotiating table. How realistic is that, and to bring the conflict to end, what needs to be done and what could India do regarding that, sir? Okay. Shailesh? Thank you, sir. I'm Shailesh from National Defense. So this is regarding my investigative report for National Defense, wherein I found that CJP founder leaders, particularly Abhijit Deepke, could have been part of the influence operation of Khalistani separatists. In Boston University, they had great influence operations, and also in the London School of Economics. So have we sought any sort of help, collaboration or action from these foreign intelligence agencies to gather more information, or are we considering some case under foreign influence? Because that clearly establishes that there's more what literally looks. So I request your response, sir. Siddhant? Sir, my question, sir, I asked you about, of course, just a minute. Sir. Yeah. So, sir, I asked you about this, if you can provide some clarity and update, because on the missing crew of MV AGN Ragnar, there are reports that the Romanian side has rescued some seafarers. Okay. Sorry, I missed that question earlier. Deepak, coming to your question, we have several issues which form part of a bilateral agenda with Nepal, and all those issues, we have discussions on those issues, technical level and otherwise also, and these continue to happen. Raghavendra, your question on Russia-Ukraine, as far as we are concerned, you know our position that we continue to call for dialogue and diplomacy as the way forward for early end to this conflict and for return of peace and stability there. Shailesh, your question I have already responded to it, so please you can refer to my remarks. Siddhant, your question regarding AGN Ragnar, this particular ship came under attack on 25th July as it was leaving Odessa port. There were 4 Indians on board the ship as part of the crew. 2 of them are safe, as I informed you earlier. 2 of them are missing. Search and rescue operations have been carried out both on the Ukrainian side as also on the Romanian side. These operations have been carried out, and we remain in close touch with both Ukrainian side and the Romanian side to see if we can get some results. And we have also been in touch with the family members of the 2 Indian nationals who are missing, and we are offering all possible support to them. So with that, ladies and gentlemen, we come to the close of this press briefing. Thank you.